हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक। आई एम विवेक सिंघल फ्रॉम tradingwithvivek.com। और आज हम बात करने वाले हैं टाटा एलेक्सी के बारे में। टाटा एलेक्सी के बारे में बात करते हुए हम लोग यहाँ पर बिजनेस भी एनालाइज करेंगे, फंडामेंटल्स भी एनालाइज करेंगे, मींस फाइनेंशियल्स भी देखेंगे और यहाँ पर टेक्निकल्स भी देखेंगे। और टेक्निकल में आज कुछ नया सीखेंगे कि किस तरीके से हमें राइट टाइम पर किसी स्टॉक से निकल जाना चाहिए और अगर नहीं निकलते हैं तो उसके बाद क्या होता है, हम समझेंगे डिटेल में कि नीचे आने वाले चार्ट किस तरीके से काम करते हैं। तो यहां पर जब मैं सारी चीजें डिस्कस करूंगा तो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि यहां मेरी किसी भी तरह की रिकमेंडेशन नहीं है बाय या सेल करने की। ये एक एजुकेशनल वीडियो है। यहां पर मैं आपको सब चीजों को इंटीग्रेट करके कि बिजनेस फंडामेंटल और टेक्निकल्स को साथ में लेकर समझकर स्टडी करके किस तरीके से डिसीजन लेना चाहिए, ये चीज सिखाने की कोशिश कर रहा हूं। आपको जो भी डिसीजन लेना है वो अपने हिसाब से लेना है, अपने ड्यू डिलिजेंस के हिसाब से लेना है। मेरे कहने से यहां पर सिर्फ सब्सक्राइब करना है। अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि ठीक 7 o'clock एवरीडे एक नई वीडियो लेकर आते हैं जिससे हम सब मिलकर अपने ट्रेडिंग एंड इन्वेस्टिंग स्किल्स को शार्प कर सकें। तो आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हुए सबसे पहले एक बार इसके बिजनेस को समझ लेते हैं कि इसका बिजनेस क्या है। बिजनेस को समझने के लिए यहां अबाउट में लिखा हुआ है। वैसे वेबसाइट पर भी मैंने क्लिक किया हुआ है, लेकिन वेबसाइट में बहुत ज्यादा कुछ नजर नहीं आएगा। सिर्फ ऐसा लगेगा कि हम साइंस म्यूजियम में शायद कहीं पर चले गए। जैसे दिल्ली में साइंस म्यूजियम है, कुछ कुछ हो रहा है यहां पर नजर आ रहा है, लेकिन एज सच बहुत ज्यादा कुछ नहीं है। हम यहां पर देख सकते हैं जिन इंडस्ट्रीज को ये सर्व करते हैं, दोज आर ऑटोमोटिव इंडस्ट्रीज, ब्रॉडकास्ट एंड मीडिया, कम्युनिकेशन, ऑफ हाईवे इक्विपमेंट्स, हेल्थ केयर, अप्लायंसेस एंड कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स, रेल एंड सेमी कंडक्टर। लेकिन कहां से कितना रेवेन्यू आता है, इस चीज को समझने के लिए क्या करना है, हम यहां पर screener.in में जाएंगे। यहां से रेवेन्यू हम चेक कर सकते हैं। प्रेजेंटली ब्रॉडकास्ट एंड कम्युनिकेशन इंडस्ट्री अकाउंट्स फॉर मेजॉरिटी ऑफ रेवेन्यू विद 44% एंड रेवेन्यूज फॉलोड बाय ट्रांसपोर्टेशन इंडस्ट्री दैट इज 41%, हेल्थ केयर मेडिकल डिवाइसेस 10% एंड अदर इज 4%। तो मेजॉरिटी ऑफ केसेस में यहां पर 3 इंडस्ट्रीज को ये लोग कैटर करते हैं, सर्व करते हैं। ब्रॉडकास्ट एंड कम्युनिकेशन द लार्जेस्ट वन, उसके बाद में ट्रांसपोर्टेशन और उसके बाद में हेल्थ केयर। हेल्थ केयर भी छोटा सा ही है, तो सबसे बड़े दो ही हैं जहां से ऑलमोस्ट 86% के आसपास इनको रेवेन्यू आती है। और जो ये रेवेन्यू है, इसमें मेन काम क्या करते हैं, मेन काम है इनका बेसिकली कंप्यूटर एडेड डिजाइनिंग। तो ये लोग डिजाइन करते हैं। टाटा एलेक्सी इज अमंग्स द वर्ल्ड्स लीडिंग प्रोवाइडर्स। तो जब भी हम लीडिंग वर्ड सुने तो लीडिंग का मतलब कभी भी लार्जेस्ट मत समझ लेना। लीडिंग का मतलब होता है वन ऑफ दैम। तो लीडिंग प्रोवाइडर्स ऑफ डिजाइन एंड टेक्नोलॉजी सर्विसेज अक्रॉस इंडस्ट्रीज इंक्लूडिंग ऑटोमोटिव, मीडिया, कम्युनिकेशन, हेल्थ केयर। तो डिजाइन एंड टेक्नोलॉजी सर्विसेज में है। डिजाइन में किस तरह से डिजाइन करते हैं, जैसे ये प्रॉपर डिजाइन है, कहां से कितना कट होना चाहिए, कितना नहीं होना चाहिए। उसके बाद में नीचे इन्होंने एक कार को भी पूरा डिजाइन करके दिखाया हुआ है, जैसे यहां पर बैटरीज के सेल्स कहां लगने चाहिए, किस तरीके से। ये पूरी टाटा एलेक्सी ने शायद यहां पर पूरी डिजाइनिंग की है गाड़ी की। तो इस तरीके से ये लोग, इन लोगों का डिजाइनिंग का काम है हेल्थ केयर में, कम्युनिकेशन में एंड आपका ट्रांसपोर्टेशन में। उसके बाद में यहां पर बात करते हैं, तो ये मेन बिजनेस हो गया। दिस बिजनेस में बहुत ज्यादा समझने के लिए एज सच नहीं है। हमें इंडस्ट्रीज का पता चल गया और ये पता चल गया दैट दिस इज एन आईटी कंपनी। आईटी कंपनी लाइक टीसीएस, इन्फोसिस। लेकिन वो दूसरे फील्ड में ज्यादा एग्रेसिव हैं, ये इस फील्ड में ज्यादा एग्रेसिव है जहां पर डिजाइनिंग का मेन वर्क है। अब डिजाइनिंग का मेन वर्क करते हुए अभी एक बार यहां पर फाइनेंशियल्स की सिचुएशन देखते हैं। फाइनेंशियल क्या कहते हैं, दिस कंपनी इज having a market capitalization of 48,000 crore rupees। 48,000 crore rupees market capitalization एक अच्छी बड़ी market capitalization है। book value is 257 which is very low in comparison of the current market price। यानी कि current market price सिर्फ 257 है और करंट बुक वैल्यू इज 257, करंट मार्केट प्राइस 7,712 है, जो बहुत ज्यादा है। यहां पर जो सबसे ज्यादा परेशान करने वाला पॉइंट है वो है इसका पीई रेशो। 87.6 का पीई रेशो है। चाहे कंपनी का आरओसीई कितना भी अच्छा हो, रिटर्न ऑन इक्विटी जितना मर्जी अच्छा हो, डेट इक्विटी रेशो जितना मर्जी अच्छा हो, यहां पर 87 का पीई रेशो यहां मेरे हिसाब से सस्टेनेबल नहीं है। खासतौर से कब, जब उसकी ग्रोथ इस पीई रेशो को मैच ना करती हो, मीट ना करती हो। तो अगर हम यहां पर पी एंड एल स्टेटमेंट में चले जाएं, यहां पर आकर देखें लास्ट 10 ईयर्स में
प्रॉफिट किस स्पीड से ग्रो किया है? प्रॉफिट ने यहां पर ग्रो किया है 32% की स्पीड से। 10 ईयर का यहां पर कंपाउंडेड CAGR प्रॉफिट ग्रोथ है 32%। और स्टॉक ने कितना परफॉर्मेंस दिया है? 52%, यानी कि ऑन एन एवरेज 20% से भी ज्यादा का आउट परफॉर्मेंस है प्रॉफिट ग्रोथ से ज्यादा। यानी कि अगर प्रॉफिट 30 रुपीज बढ़ा है तो शेयर प्राइस 50 रुपीज बढ़ा है। और 5 ईयर्स में 26% का यहां पर प्रॉफिट ग्रोथ है। और जो स्टॉक प्राइस का यहां पर मूवमेंट है 55%, यानी कि रफ्तार स्टॉक प्राइस का अपने फंडामेंटल्स को छोड़कर और ज्यादा आगे बढ़ने का और भी ज्यादा हो गया। लास्ट 3 इयर्स में बिल्कुल हद हो गई है। लास्ट 3 इयर्स में ऑन एन एवरेज जो प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ी है वो 24% बढ़ी है, लेकिन स्टॉक हर साल डबल से ज्यादा हुआ है। सो ये जो एब्सर्ड तरीका होता है आगे बढ़ने का, ये सस्टेनेबल नहीं होता, कभी भी सस्टेनेबल नहीं होता। इस बात को हम एक तरीके से और समझ सकते हैं कि अगर हम इसके पी रेशो, इसी के पी रेशो को खुद से ही अगर यहां पर कंपेयर करने लगे, इसके लिए मुझे साइज को इसका थोड़ा सा ठीक करना पड़ेगा, जिससे हम पूरी पिक्चर यहां पर ठीक से देख पाए। अभी पूरा नहीं है और 100% पर लाकर ये ठीक से नजर आएगा। सो नाउ वी कैन सी, अगर 10 इयर्स का हम एक मीडियन पी, जो ऑलमोस्ट एवरेज पी मान सकते हो, एवरेज में मीडियन में थोड़ा सा डिफरेंस होता है, लेकिन आप इसको एवरेज मान सकते हो। यहां पर 10 इयर्स का एवरेज पी रेशियो इज 25.8 एंड करंटली इट इज कोटिंग एट 73.5, नॉट 73.5, 87.6। 87.6 यानी कि एवरेज का 3 टाइम्स से भी ज्यादा। दिस इज ओवर ए पीरियड ऑफ 10 इयर्स। ओवर ए पीरियड ऑफ 5 इयर्स कितना है? ओवर ए पीरियड ऑफ 5 इयर्स इसका मीडियन पी है 29, करंटली इट इज कोटिंग एट 87.6, ऑलमोस्ट 3 टाइम्स। लास्ट 3 इयर्स का एवरेज अगर हम देखने लगे तो लास्ट 3 इयर्स का एवरेज भी, जिसमें अभी फिलहाल का जो हाई पी रेशो वाला जो टाइम पीरियड है वो भी इंक्लूड है, उसके बावजूद भी average is 43.8. This is the median P, 43. Now it is quoting at double of average, उससे भी ज्यादा। तो ये सस्टेनेबल कहीं से भी, फंडामेंटल से भी नहीं है, वैल्यूएशन से भी नहीं है, और ऐसा भी नहीं है कि ये एक कोई ऐसी कंपनी है कि अचानक से यहां से 10 गुनी और हो जाएगी और TCS जितने साइज की बन जाएगी। तो ऐसा भी कुछ नहीं है। अगर हम इसकी प्रॉफिटेबिलिटी की बात करने लगे तो इतना भी कुछ नहीं हुआ लास्ट 5 इयर्स में। 4 इयर्स में प्रॉफिट डबल के आसपास ही तो हुआ है। लेकिन अगर हम शेयर प्राइस की बात करने लगे कि मार्च 18 से लेकर मार्च 2022 तक शेयर प्राइस कितना हुआ है, मार्च 2018 से हम एक बार देख लेते हैं। मार्च 2018 में ये शेयर प्राइस ऑलमोस्ट कितने के आसपास था? 1000 के आसपास था। और शेयर प्राइस अभी कहां ट्रेड कर रहा है? 7700। तो ऑलमोस्ट 7 टाइम्स हुआ है, जबकि प्रॉफिटेबिलिटी यहां पर सिर्फ डबल हुई है। तो ये चीज मेरे हिसाब से नीचे आ जाती है। अब एक और पॉइंट आता है विवेक भाई, कहीं ऐसा तो नहीं जैसे ही हम इस स्टॉक को बेच दें ये ऊपर भाग जाए? तो इसका मेरा एक ही कहना है, आगे हम एक बार टेक्निकल और देखेंगे इसमें, अभी टेक्निकल देखा नहीं है। लेकिन उससे पहले मैं एक चीज कहना चाहता हूं कि अगर कोई बंदा किसी अपनी गाड़ी को इंडियन हाईवे पर 200 या 300 की स्पीड पर चला रहा है और उसका एक्सीडेंट नहीं हुआ, तो इसका मतलब यह नहीं है कि वो सही था, या हमें भी 300 की स्पीड पर ड्राइव कर लेना चाहिए, क्योंकि सामने वाला भी तो कर रहा है, उसकी गाड़ी भी तो हिट नहीं हुई। विवेक भाई, आपने फालतू में हमें धीरे चलने के लिए बोल दिया, अदरवाइज हम भी उसी की तरह से 300 की स्पीड पर चल पाते और हम भी जल्दी पहुंच जाते। लेकिन इस चीज की प्रोबेबिलिटी है कितने परसेंट की 300 की स्पीड पर चलना चाहिए? जो स्टॉक ये यहां 496 से, आप ध्यान से समझो, जो इसने लो बनाया था, या लो नहीं भी बनाया, अगर हम पेंडेमिक के जो पहले का प्राइस है वहां से देखने लगे, और अभी तक जो ये 6 टाइम्स हुआ है, क्या नेट प्रॉफिट इतना हुआ है? नहीं हुआ है। और आज की डेट में अभी फिलहाल में आईटी इंडस्ट्री इज नॉट डूइंग गुड इन टर्म्स ऑफ स्टॉक परफॉर्मेंस। रिजल्ट्स HCL के भी अच्छे नहीं आए हैं, TCS के भी अच्छे नहीं आए हैं, और इसके भी अगर अच्छे आ भी जाते हैं तो कितने अच्छे आएंगे? क्या प्रॉफिट डबल हो जाएगा? वेरी अनलाइकली, वेरी अनलाइकली। व्हाई? बिकॉज यहां पर अगर हम फंडामेंटल्स वापस से देखने लगे तो प्रॉफिटेबिलिटी को डबल करने के लिए कहीं ना कहीं जो कैपिटल एक्सपेंडिचर है उसको डबल करना पड़ता है। अब डबल वो कितने टाइम में हुआ है? लास्ट 1 ईयर में डबल हो गया है, हम मान लेते हैं। डबल नहीं हुआ है वैसे, लास्ट 2 इयर्स में ये डबल के आसपास हुआ है। मार्च
मार्च में ये ऑलरेडी बढ़ चुका है। अब अगर आगे डबल होना है तो यहां पर सीडब्ल्यूआईपी में नजर आना चाहिए, सीडब्ल्यूआईपी में नजर नहीं आ रहा है तो इसका मतलब है कि उतनी स्पीड से शायद ही नहीं बढ़ेगा। अब 22 करोड़ के आसपास, 22 करोड़ के आसपास है सीडब्ल्यूआईपी में, और फिक्स्ड एसेट्स में कितना है 272, जो अभी हाल फिलहाल में बढ़ा है और इसका इंपैक्ट लेटेस्ट क्वार्टरली रिजल्ट्स में आ चुका है, लेटेस्ट ईयर में आ चुका है। और जो ये 90 की पी रेशो है ये लेटेस्ट बढ़े हुए प्रॉफिट के बाद ही है। ऐसा नहीं है कि ड्यूरिंग सम कोरोना इश्यूज यहां पर प्रॉफिटेबिलिटी कम हो गई है, उससे पहले ज्यादा आती थी, तो जैसे ही वापस से नॉर्मल प्रॉफिटेबिलिटी आनी शुरू हो जाएगी ये शेयर प्राइस का पी रेशो कम हो जाएगा। तो ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है। उस तरह के एग्जांपल के लिए मैं अलग से एक वीडियो बनाऊंगा जिसको आप देखोगे तो आपको कोरिलेट कर पाओगे मैं क्या कहना चाह रहा हूं। वैसे अभी भी क्लियर हो जाना चाहिए, हाईएस्ट एवर प्रॉफिटेबिलिटी के बाद यहां पर 90 का पी है, 87 का पी है। अब टेक्निकल चार्ट पैटर्न की बात करते हैं तो टेक्निकली यहां पर ट्रेंड लाइन को किस तरीके से यूज करते हैं मैं आपको वो थोड़ा सा बताने वाला हूं। ट्रेंड लाइन यहां पर ये एक सीधा सा पैरामीटर है। ट्रेंड लाइन जब भी आप ड्रॉ करोगे और यहां इस तरीके से जब ट्रेंड लाइन टच करते हुए जाओगे, एक चीज का हमेशा ध्यान रखना कि अगर ट्रेंड लाइन के नीचे इस तरह से मूवमेंट निकल कर आती है, जैसे यहां पर ट्रेंड लाइन के नीचे ये आया और फिर चला गया, यहां पर बॉडी क्रॉस नहीं होनी चाहिए। यहां पर जो विक है, जो इंट्राडे की मूवमेंट है, अगर वो क्रॉस हो जाती है तो चलेगा, लेकिन बॉडी क्रॉस नहीं होनी चाहिए। अगर यहां पर ये पूरी बॉडी होती और नीचे ही क्लोज हो जाता तो हम उसको नीचे की तरफ से इस तरीके से बनाते, इस पूरी लाइन को इस तरीके से ड्रॉ करते जहां से ये टच होकर होता, लेकिन यहां बॉडी टच नहीं हुई है, सिर्फ और सिर्फ इंट्राडे वीक है, इसलिए हम इसको लेकर चल रहे हैं। अब यहां अगर हम आज देखें तो लास्ट के कुछ दिन की एवरेज वॉल्यूम से आज वॉल्यूम थोड़ी सी ज्यादा है। मैं कुछ चीजें आपको बताना चाहता हूं यहां पर कि पिछले इस पीरियड में हुआ क्या है। ये पूरा का पूरा जो भी इस पीरियड में हुआ है ये सारा का सारा डिस्ट्रीब्यूशन है। डिस्ट्रीब्यूशन किसे कहते हैं? ऊपर एक चार्ट को रोककर वहां पर माल निकालना। वो कैसे पता चलता है आपको थोड़ा सा आइडिया देता हूं। यहां पर इन्होंने ये ग्रीन कैंडल्स बनाई, 2 ग्रीन कैंडल्स, और हैवी वॉल्यूम के साथ ये 2 ग्रीन कैंडल्स बनी। उसके बाद में क्या हुआ, 2 रेड कैंडल्स के साथ ऑलमोस्ट सेम वॉल्यूम के साथ यहां पर माल निकाल दिया गया। तो आप इस बात को समझो, 2 दिन यहां पर माल खरीदा गया, 2 डेज यहां पर माल खरीदा गया ग्रीन कैंडल्स के साथ, ग्रीन वॉल्यूम के साथ ऊपर ले जाया गया, लेकिन नेक्स्ट 2 डेज में यहां पर माल को वापस बेच भी दिया गया ऊपर रखकर। तो यानी कि जितना माल खरीदा उतना बेच दिया गया, और साथ में उसके बाद 3 4 5 दिन में अच्छा खासा यहां पर माल बेचा गया। और फिर से कोशिश की गई, सेम तरह का अटेम्प्ट दिखाया गया कि अभी रैली खत्म नहीं हुई है और ऊपर जाएगा। ये यहां पर 2 दिन की रैली के साथ ऊपर ले जाया गया, लेकिन उसके बाद सेम वॉल्यूम बनाते हुए, यहां पर सेम वॉल्यूम्स हैं, वॉल्यूम की कमी नहीं है, यहां रखकर माल को फिर से निकाल दिया गया। उसके बाद में लगातार माल यहां पर निकाला गया, सारे स्टॉक्स बेचे गए, फिर से एक अटेम्प्ट फिर से लिया गया। यहां पर थोड़ी सी ग्रीन कैंडल जो ये थी बड़ी सी, इसके साथ में एक वॉल्यूम के साथ ऊपर जाते हुए, लेकिन उसका रिजल्ट क्या निकला, नेक्स्ट टाइम में फिर से माल बेच दिया गया। फिर कोशिश की गई यहां पर इसी तरीके से बाइंग करके ऊपर ले जाने की, लेकिन फिर से यहां पर माल बेच दिया गया। और इस बार जब इन्होंने उससे भी ज्यादा हैवी वॉल्यूम दिखाई, जो अब तक की सबसे हैवी वॉल्यूम थी, इस बार किसी थर्ड पार्टी ने ही अपना माल निकाल दिया और स्टॉक प्राइस ऊपर जा ही नहीं पाया। और यहीं पर जो ऑपरेटर अपना माल निकाल रहा था उसको पता चल गया कि अब इसके बाद ऊपर ले जाने के अटेम्प्ट बेकार हैं, क्योंकि समवन एल्स इज टेकिंग एडवांटेज ऑफ योर बाइंग। यहां पर इन्होंने हैवी वॉल्यूम के साथ बाइंग की, लेकिन कोई माल निकाल गया और फाइनली पता चल गया कि अब इसके बाद में नेक्स्ट अटेम्प्ट नहीं आएंगे, और उसके बाद में नेक्स्ट अटेम्प्ट नहीं आए हैं। और इतनी बड़ी वॉल्यूम के साथ, ग्रीन सिग्नल्स के साथ, ग्रीन कैंडल्स के साथ इसको ऊपर ले जाने की कोशिश भी नहीं की गई है, और कोशिश होगी भी नहीं। अब इसमें रिजल्ट क्या आना है, जो ये ट्रेंड लाइन है, ये ट्रेंड लाइन एक्चुअल में एक हेड एंड शोल्डर पैटर्न बना रहा है। दिस इज द शोल्डर, दिस इज द हेड, एंड दिस इज द राइट शोल्डर। मैं एक बार इसको पूरा क्लीन कर देता हूं जिससे आपको ये अच्छे से समझ में आ जाए कि किस तरीके से यहां पर हेड एंड शोल्डर पैटर्न बन रहा है। तो ये हमारी नेक लाइन है, और नेक लाइन बनते हुए यहां पर ये दिस इज द लेफ्ट शोल्डर, दिस इज द हेड, एंड दिस इज द राइट शोल्डर, एंड दिस इज वन मोर शोल्डर, एंड उसके बाद में
it's like this and this is going to happen. This is my experience. Again, this is based on the overvaluation, this is based on the financials, this is based on the technical chart pattern, this is based on the overall outlook of IT stocks. जो जितने भी IT stocks हैं हाल फिलहाल में उन्होंने अच्छे रिजल्ट्स नहीं दिखाए हैं। सो ये सबका एक कॉम्बिनेशन है। आप अपने हिसाब से ट्रेड करेंगे, मेरे हिसाब से ट्रेड नहीं करेंगे, मेरे हिसाब से यहां पर सीख लेंगे, सीखते रहेंगे। तो उसके बाद में यहां इतना गैप डाउन, ये इसका नेक लाइन तक टेक्निकल डेप्थ है, इसको ब्रेक डाउन के लेवल से हम नीचे लगाते हैं तो हमारा टेक्निकल टारगेट निकल कर आता है 4948। तो यहां पर एक अच्छी खासी गिरावट नजर आती है और इतनी बड़ी गिरावट आने के बाद भी क्या होगा, दिस विल स्टिल बी ट्रेडिंग एट ए वेरी हाई लेवल। और ऐसा नहीं है, ये कितने परसेंट का फॉल है, दिस इज अ फॉल ऑफ ओनली 33%। अगर इतने हाई पीई में 87 के पीई से 33% कम भी कर दिया जाए, फिर भी ये 60 प्लस के पीई पर ट्रेड कर रहा होगा, वो अपने आप में फिर भी ओवर वैल्यूएशन ही है, ऐसा नहीं है फिर बहुत सस्ता हो जाएगा। तो मेरे हिसाब से यहां पर ये कितना कंसोलिडेट करेगा, कितने लेवल तक चलता रहेगा, ये देखने वाला टाइम है। बट 5000 मुझे नजर आता है। आप अपने हिसाब से ट्रेड करेंगे, मेरे कहने से यहां पर सीखते रहेंगे, सब्सक्राइब करेंगे, दोस्तों के साथ शेयर करेंगे। तो कल फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ, तब तक मजे करो यार और सब्सक्राइब कर लो यार। थैंक यू सो मच, हैव ए नाइस डे।